गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने ना एक्टिनाइट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एसिड एंड बेस से स्टार्ट कर रहे थे, है ना। न्यू चैप्टर स्टार्ट करें एसिड और बेस, ठीक है। देखिएगा, देखो आपको पता है कि जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरीज एसिड्स आर एस दोज विच आर सॉर इन टेस्ट, है ना, सॉर इन टेस्ट कॉल्ड एसिड्स, है ना। एंड बेस क्या होते हैं? those compounds which are bitter in taste, okay, called base, okay। बट एग्जैक्टली कैसा हो सकता है क्या कि क्या हम कंपाउंड्स को जैसे HCl H2SO4, है ना, एसिटिक एसिड, चलो एसिटिक एसिड तो हम यूज़ करते हैं कई जगह, है ना, H2SO4 HPO3 नहीं H3PO4, क्या हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं HNO3, क्या हम उनको टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो ना टेस्ट करके बोल सकते हैं क्या कि वो एसिड होंगे, या फिर NaOH, है ना, KOH, क्या इनको टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि वो बेसेस होंगे? नहीं, ठीक है ना। तो जो पुरानी कॉन्सेप्ट थी कि भाई ना जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं वो जो बिटर होते हैं टेस्ट में वो बेस होते हैं, वो पुराने कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो उसके अलावा बाद में देखो क्या हुआ था, केमिकली कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी लाई गई थी, फर्स्ट थ्योरी, है ना। थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ, देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। तो सम न्यू कॉन्सेप्ट लिखाए गए, एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाए गए, न्यू कॉन्सेप्ट्स लाए गए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, है ना, जिनको हमने क्या बोला, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, है ना। उसमें जो फर्स्ट थ्योरी गिवन की गई थी, है ना, द फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय आरेनियस, है ना, द फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय आरेनियस, ठीक है। तो देखो आरेनियस ने गिवन की थी हमारे पास में आरेनियस, आरेनियस थ्योरी, ठीक है। Arrhenius theory, according to Arrhenius, what is acids? देखो ऐसे acids according to Arrhenius, से H लिखेगा Arrhenius, according to Arrhenius theory, ठीक है ना, those compounds, है ना, which are gives H plus ion in aqueous solution called acids। एसिड्स किसे बोला गया? देखो एसिड्स किसे बोला गया कि वो कंपाउंड्स जो एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन गिवन करते हैं, तो दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड्स, है ना। सिमिलरली देखो सिमिलरली those compounds which gives OH minus ion, ठीक है, in aqueous solution called base, ओके। और उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में हमें क्या दे दे, OH माइनस आयन गिवन करता है, तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। समझ में आएगा? इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को भी किसी भी एसिड और बेस को, किसी भी कंपाउंड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, या मैं कह दूं कि वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, तो वो अगर H प्लस आयन देता है तो एसिड का नेचर का होगा, अगर OH माइनस आयन देता है तो बेस नेचर का होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर, देखो मैंने बोला कि इफ आई एम टेकिंग HA, है ना, दिस इज कॉल्ड एसिड्स, है ना। अब मैं इसको एसिड कब बोलूंगी, तो मैंने इसे डिसॉल्व किया किसमें, H2O में, ओके। तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन गिवन करेगा और A माइनस आयन गिवन करेगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड मैंने लिया था वो क्या कर रहा था, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में H प्लस आयन गिवन कर रहा था। इट मीन टू से ये कैसे बिहेव कर रहा है भाई, एसिड्स की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू आरेनियस। बात समझ में आएगी? उसी तरीके से देखो एग्जांपल्स देखें, देखो HCl को अगर मैं H2 में डिसॉल्व करूं तो H प्लस आयन बनेंगे, Cl माइनस आयन बनेंगे। मैंने बोला H2SO4 लिया मैंने,
इसे मैं H2O में डिजोल्व करूँ तो 2H प्लस आयन निकलेंगे और SO4 माइनस 2 आयन बाहर जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने एसिटिक एसिड लिया और उसको मैंने किसी वाटर में डिजोल्व किया तो मेरे पास में एसिटेट आयन फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H प्लस आयन निकल जाएगा। देखो इन सभी में ये सभी कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन फेज में H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, H प्लस आयन्स को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं तो दे ऑल आर कॉल्ड एसिड्स अकॉर्डिंग टू आरेनियस। बात समझ में आएगी, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली वे में अगर हम लोग एग्जांपल्स लें किसके, बेसिस के, ठीक है, बेस के एग्जांपल्स लेते हैं। देखो देखो है ना, अगर मैं इसमें देखो देखो अब हम देखते हैं, देखो बेस के एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ बेस, एग्जांपल्स ऑफ बेस। देखो मैंने क्या लिया, BOH ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन कराई, देखो इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बनेगा, B प्लस बन जाएगा प्लस OH माइनस आयन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है देखो कि ये जब भी मैं इसे वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ तो ये OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, इट मीन टू से ये कैसा है, बेस है। कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली में देखो अगर हम एग्जाम्पल देखो NaOH लिया, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो Na पॉजिटिव बनाएगा प्लस OH माइनस आयन देगा, ठीक है। मैंने KOH लिया, H2O में डिसॉल्व किया तो K पॉजिटिव बनाया प्लस OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली वे में मैंने मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, है ना, ये वाटर है ना, वाटर में डिसॉल्व किया तो अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस OH माइनस आयन आएगा। तो आप देखेंगे कि ये सारे ही कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, H प्लस जब भी मैंने वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो दे आर गिविंग H प्लस OH माइनस आयन, फाइन। तो जब भी ये OH माइनस आयन देते हैं देन इट मीन्स दैट ऑल कंपाउंड्स आर बिहेव्स एज बेस। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरेनियस। बात समझ में आएगी आपको, क्या आपको ये बात समझ में आएगी। तो आरेनियस ने आपको दो चीजें बताई कि एसिड किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, बेस कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, बट इन एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब सॉल्वेंट का होना बहुत जरूरी होता है, फाइन, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो अब हमने एसिड और बेस तो बता दिए, है ना, हमने एक चीज तो बता दी, हमने कंपाउंड को एक तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई एक कुछ कंपाउंड होंगे जो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कुछ कंपाउंड होंगे जो बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट जो एसिड्स हैं उनमें से कौन से एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे और कौन से एसिड्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो वीक एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। इट मीन टू से कि किसकी टेंडेंसी H प्लस आयन देने की ज़्यादा है और किसकी टेंडेंसी H प्लस आयन देने की कम है ना, डिसोसिएशन की टेंडेंसी कैसी है, ठीक है। तो उसके लिए देखो आरेनियस ने ना कॉन्सेप्ट दिया था, तो देखेंगे देखो इसमें हम बोलते हैं कि एसिड, मैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, एसिड बेस स्ट्रेंथ, है ना, एसिड बेस स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू आरेनियस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरेनियस हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम बोलेंगे कि एसिड और बेस आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस एंड वीक एसिड्स एंड बेस। बात समझ में आएगी कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि विच कंपाउंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और विच कंपाउंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स, और वाइस वर्सा कि विच कंपाउंड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड विच कंपाउंड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग वीक बेस। बात समझ में आएगी। तो उसके कंसेप्ट को किसने दिया, आरेनियस ने दिया था। तो व्हाट इट डू, है ना, उसने बोला, उसने क्या गिवन किया, एक्चुअली उसने क्या दिया, उसने बोला कि व्हेन acids and base
are dissolved in aqueous solution, then the equilibrium constant कैन बी कैलकुलेटेड. इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के से डिफाइन करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना. तो निम्न प्रकार से हम लोग डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं. कैसे बनाते हैं, देखो कि व्हेन आई एम डिसोसिएटिंग एसिड, जैसे मैंने बोला एसिड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में ये H+ आयन देगा और A- आयन देगा. फाइन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना आता है. कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम करते हैं, देखो K. अब क्योंकि मैंने एसोसिएशन, मैंने क्या किया है, एसिड लिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी Ka. समझ में आएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो किससे लिखते हैं, K से. क्योंकि मैंने यहाँ पर एसिड लिया हुआ है, एसिड को डिसोसिएट किया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया K. कैसे निकाला जाता है, K की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखो concentration of product and upon concentration of reactant. ठीक है. तो concentration of product क्या होगा, देखो concentration of product क्या होगा, देखो concentration of H+ आयन and concentration of A- आयन upon concentration of Ha. ठीक है. तो इससे हमारे को क्या हो जाएगा, अगर मुझे कंसंट्रेशन पता हो किसकी, H+ आयन की, मुझे कंसंट्रेशन पता हो A- आयन की, और मुझे एग्जैक्टली कंसंट्रेशन पता हो किसकी, Ha की, तो कैन आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि हमने एसिड को डिसोसिएट किया है ना, तो यहाँ पर Ka क्या हो जाएगा, दैट Ka इधर मैं इधर लिखती हूँ, देखो इसे I'm putting it here. Ka क्या हो जाएगा मेरे पास में, हम राइट डाउन here, देखिएगा what is Ka. Ka is also called as, है ना, Ka is also called as acid dissociation constant. तो अब हम इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोलकर क्या बोलेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे. फाइन. बात समझ में आएगी आपको. सिमिलरली वे में देखो एक और कहते हैं, सिमिलरली है ना, कंसिडर अ बेस which dissolved in water. अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली वे में हम एक काम कर लेते हैं कि बेस ले लेते हैं और बेस को डिसॉल्व कर लेते हैं. तो बेस हमने क्या लिया, देखो मान लो BOH लिया हमने. एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, BOH गिव्स B+ आयन प्लस OH- आयन. फाइन. तो मैंने एक बेस लिया, उस बेस को मैंने वाटर के अंदर डिसोसिएट किया तो उसने B+ आयन दिए और OH- आयन रिलीज किया. तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस OH- आयन रिलीज होगा तो बेस होगा. ठीक है. अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, Kb. अब देखो क्योंकि बेस है, K तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. जैसे ही क्योंकि मैंने यहाँ बेस लिया है तो मैंने B लिख दिया, है ना, बेस के लिए B लगा दिया इसका, है ना, तो B लिख दिया. तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. ठीक है ना. तो अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है. कैसे निकाला जाएगा, सेम प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, देखो B की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन अपॉन BOH की कंसंट्रेशन. ठीक है. तो ये हमारे पास में आ गया. यहाँ पे व्हाट इज Kb, दैट Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके. तो Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. अब देखो क्वेश्चन क्या आता है. अब आप सोचेंगे कि मैम Kb और Ka की वैल्यू अगर मुझे पता भी चल जाए तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा. तो देखो याद रखना, हमेशा याद रखना
कि जो भी स्ट्रेंथ हम निकालते हैं किसी भी कंपाउंड की, एसिड और बेस अगर हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम कंपैरेटिवली निकालते हैं, ठीक है ना। किन्हीं भी दो एसिड्स को, या तो हम किन्हीं भी दो एसिड्स को लेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे, या कोई भी दो बेस लेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आए हैं, चाहे मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूँ, चाहे मैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूँ, इन दोनों के ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएंगे, इनकी कंपैरेटिवली स्टडी करनी पड़ेगी हमें। समझ में आएगा। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कुछ नोट्स पता होने चाहिए। तो नोट्स लिखेंगे आप लोग। ओके देखो, अब नेक्स्ट हमने लास्ट क्या किया था कि भाई के ए और के बी की वैल्यूज पढ़ ली थी। नाउ देखो क्या है, इन दोनों के ए और के बी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेस हमने पढ़े हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, नोट है। फर्स्ट नोट क्या है, देखो फर्स्ट नोट दिखेगा, दोज कंपाउंड विच हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के एंड के बी, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके लिए के ए और के बी की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो वो क्या हमेशा क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। समझ में आएगा। दोज कंपाउंड्स विच पॉजेस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ के एंड के बी, अगर किसी के लिए भी के ए और के बी की वैल्यू कम आती है, मैंने बोला था आपको कंपेयर करना है हमें, कम आती है, तो हम बोलते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी के ए और के बी की वैल्यू ज़्यादा आती है, वो कंपाउंड क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्लीटली डिसोसिएट, इसे मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो कंप्लीटली डिसोसिएट का क्या मतलब होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैम कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, है ना। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी कंपाउंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो इसके लिए देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग कि मैंने बोला कि 1 मोल HA था, है ना। तो जब मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो वहाँ पर 1 मोल ही H+ आयन फॉर्मेशन हुए, प्लस 1 मोल ही A- आयन फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। बात समझ में आएगी। तो हमारे पास में अब एसिड में कुछ नहीं बचा। जैसे ही मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीट 1 मोल लिया था, 1 मोल का मोल ही 1 मोल ही H+ आयन बन गए, 1 मोल ही A- आयन बन गए। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब 100% डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। डिसोसिएशन बोल दूं, आयनाइजेशन बोल दूं, एक ही बात है ना। का 100% क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि अब देखो फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला कहता है कि ना दोज विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, मान लीजिए कि कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो उनके लिए के ए और के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने लिया एसिटिक एसिड ले लिया, है ना। इस एसिटिक एसिड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, और मैंने इसे वाटर में डिजोल्व किया, होपफुली कि 0.5 H+ आयन बनेंगे एंड 0.5 हमारे पास में क्या बन जाएंगे, CH3COO- आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमने 1 मोल लिया था, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होता तो क्या बनना चाहिए था, 0.1 मोल ही H+ आयन फॉर्मेशन होने चाहिए थे, और 1 मोल ही हमारे पास में एसिटेट आयन डिसोसिएट होने चाहिए थे, बट स्टिल ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इसके कंपैरिजन में इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, कम आएंगी। इसका मतलब Ka1 और ये Ka2 है अगर, है ना, तो Ka1 ग्रेटर हो जाएगा किसके लिए, Ka2 के लिए। समझ में आएगा। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जबकि इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीक एसिड। क्या बात समझ में आएगी क्या आपको। तो स्ट्रॉन्ग और वीक किसे बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। जिसके लिए के ए का मान, जैसे एसिड लिया है हमने अभी, तो मैं बोलती हूँ अगर किसी के लिए के ए का मान ज़्यादा है, 100% आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब वो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने बोला कि मैंने एक एसिड लिया, उसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, उसके लिए के ए की वैल्यू लोअर आ रही है, कम आ रही है, इससे कम आ रही है ना, और उस कंप्लीट डिसोसिएशन भी नहीं हुआ, मतलब पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे वीक एसिड्स बोलेंगे, है ना। वीक एसिड्स के लिए अब देखो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन कर दिया। तो मैंने आपको तब भी बोला था कि जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं किसी भी एसिड और बेस की, तो हम कंपैरिजन जनरेट करते हैं या कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आती है क्या।
ठीक है, ऐसा ही देखो क्या होगा बेसिस के साथ में भी होगा। ओके, देखते हैं। ओके, देखिएगा थर्ड हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की कंपैरेटिव स्टडी कर ले। तो पहले हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं हम, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या ले लेते हैं हम लोग, वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड। समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने लिया HCl, इसे मैंने वाटर में डिजोल्व किया और मैंने इसको H+ आयन फॉर्मेशन में Cl- आयन बने। ठीक है, यहाँ पर मैं Ka की वैल्यू निकालूंगी, मैं इसे Ka1 बोल देती हूँ। ठीक है, या तो मैं Ka स्ट्रॉन्ग बोल देती हूँ या Ka1 बोल देती हूँ। क्या निकालेंगे, देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और Cl- आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCl, यही बताया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, वीक एसिड ले लो भाई, वीक एसिड में एसिटिक एसिड ले लेती हूँ। इसको डिसोसिएट किया मैंने वाटर में, क्या बनेगा, देखो एसिटेट आयन फॉर्मेशन होगा प्लस H+ आयन बाहर निकलेगा। इसका मतलब H+ आयन निकल रहा है तो एसिड है। ठीक है, अब Ka की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मैं Ka2 बोल दूँ इसे, तो देखो कैसे निकालूंगी मैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन अपॉन और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन, यहाँ पर देखो क्या हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल डिसोसिएशन हुआ, पार्शियली डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर, यहाँ पर Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ दैट Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। समझ में आएगा, इट मीन टू से, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ दैट HCl इज a strong acid while acetic acid is weak acid। क्या आपको बात समझ में आएगी क्या। कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसिड्स की कंपैरेटिव स्टडी कर ली। सिमिलरली वे में हम बेस की कर लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी। ओके, है ना, तो यहाँ पे देखो कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बेस डिसोसिएशन, बेस डिसोसिएशन सॉरी कांस्टेंट। अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसका मतलब एक तरफ तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेती हूँ और एक तरफ मैं ले लेती हूँ वीक बेस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने एग्जांपल लिया, देखो NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस है, आप सभी जानते हैं ना, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो Na पॉजिटिव बनेगा प्लस COH नेगेटिव बनेगा। अब देखो क्या होता है, डिसोसिएट करने पर H वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर OH- आयन दे रहा है तो बिहेव एज अ बेस, बेस की तरह बिहेव करेगा। Kb1 की वैल्यू की बात करते हैं, Kb क्यों लिखा, क्योंकि बेस का डिसोसिएशन हो रहा है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो Na+ की कॉन्सेंट्रेशन, OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NaOH की कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात समझ में आएगी क्या है। अब यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है एक तरीके से, इसका मतलब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ होगा, है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ होगा। इसका मतलब Ka की वैल्यू, Kb1 की वैल्यू ज्यादा होगी। सिमिलरली वे में देखो हम वीक बेस ले लेते हैं कोई भी, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप। ठीक है, जब भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, अमोनियम आयन बनता है प्लस OH- आयन बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसका Kb2 डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करूँ तो हमेशा Kb1 से कम आएगा। ठीक है, कम कैसे आएगा, देखो क्योंकि ये वीक बेस है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। कैसा होता है इसका, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि पार्शियल डिसोसिएट, कैसा डिसोसिएशन हुआ है, ये पार्शियल डिसोसिएट हुआ है। तो पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा, तो अब देखो इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए
तो मैं बोलती हूँ कि Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2। इसका मतलब क्या है, दैट NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात समझ में आएगी क्या आपको? दिस इज ऑल अबाउट, किसने गिवन किया आपको ये सारी चीजें, आपको किसने बताई है, आर्रेनियस ने बताई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन भी करके देख लिया है। ठीक है, आर्रेनियस थ्योरी का ही पार्ट है ये, जो हमने स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, इस स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। नाउ वी कम टू, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखो पढ़ते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb, यानी Ka Kb एंड Pka Pkb। तो Ka और Pkb, Kb और Pkb, इन सब में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम पता करते हैं। अगर हमें ये पता करना है तो उससे पहले हमें P का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीन ऑफ P। ठीक है, ये जो मीन होता है ना P, इट इज कॉल्ड माइनस लॉग। व्हाट इज द मीन ऑफ P, दैट इज माइनस लॉग। मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, इनवर्स ऑफ लॉग, ये बोल सकते हो, है ना। एंटी लॉग भी बोला जा सकता है इसको, है ना। तो इनवर्स ऑफ लॉग होता है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी लॉग की वैल्यू आएगी उसे मुझे इनवर्स कर देना है, या फिर मुझे उसका एंटी लॉग ले लेना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, उसी तरीके से देखो, अब अगर इस P को किसी के भी साथ लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। देखो कैसे, मैंने बोला Pka, व्हाट इज मीन इट, माइनस लॉग Ka। मैंने बोला Pkb, व्हाट इज इट मीन, माइनस लॉग Kb। बात समझ में आएगी। तो जो भी Kb की वैल्यू आ रही है उसका लॉग को क्या करना है, इनवर्स करना है मुझे। ठीक है, सिमिलरली वे में मैंने बोला pH, आप जानते होंगे, बहुत ही सिमिलर वर्ड, फैमिलियर वर्ड है pH, है ना। तो इसको क्या लिखूंगी, जैसे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बात समझ आएगा। इसी तरीके से मैंने बोला POH, एंड व्हाट इज इट मीन, माइनस लॉग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। बात समझ में आएगी। तो किसी के भी आगे अगर मैं P पुट कर दूं, इसका मतलब ये है कि मैंने उसको इनवर्स कर दिया है, तो माइनस लॉग Ka कर दिया है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Pkb। देखो यहाँ पर क्या होगा, दैट Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद Pka, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सिमिलरली वे में मैं बोलती हूँ दैट Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद Pkb। व्हाट इज इट मीन, इट इज मीन दैट कि अगर मेरे पास में किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो Pka की वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। बात समझ में आएगा। इसीलिए मैं ऐसा ही, अगर मैं किसी बेस की बात करती हूँ तो अगर Kb की वैल्यू बढ़ेगी, किसी भी डिसोसिएशन एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो Pkb की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है क्या। इसको लिखने के लिए हम देखिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो, इफ वैल्यू ऑफ Ka increases then value of Pka decreases। बात समझ में आएगी। अगर मैं बोलती हूँ कि नंबर ऑफ एसिड्स के लिए Pka की वैल्यू दे रखी हो, है ना, किसकी वैल्यू दे रखी हो, Pka की वैल्यू दे रखी हो, तो और उसको अरेंज करने के लिए बोला जाए तो याद रखिएगा कि Pa की वैल्यू जिसकी कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। देखो अगर Pka की वैल्यू किसी की कम तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी, और Ka की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेंथ के, है ना। वन मोर थिंग आप यहाँ पर लिख ही लें, दैट Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एसिड स्ट्रेंथ, ये भी आप लिख लें, है ना। और मैं बोलती हूँ कि दैट Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बेस स्ट्रेंथ। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, सिमिलरली वे में किसके साथ में हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड वाइस वर्सा, बेस के साथ में यही हो जाएगा सेम। अगर मैं Kb की वैल्यू को इंक्रीज करूंगी तो Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
और अगर मैं के पी के ए की वैल्यू को इंक्रीज करूँगी तो के ए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है आपको? ओके, नाउ वी कम टू द लिमिटेशंस। फाइन, सी देखो लिमिटेशंस की बात करते हैं ना। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी? द आरएनएस थ्योरी की लिमिटेशन, सबसे पहली जो लिमिटेशंस है वो ये है कि इट ओनली एक्सप्लेन द एसिड और बेस कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फाइन, क्या होता है? इट ओनली एक्सप्लेन द एसिड एंड base character of compounds in aqueous solution, not in non-aqueous solution। मीन्स कि एसिड और बेस के कैरेक्टर को किस में डिफाइन करता है? सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में डिफाइन करता है। मतलब अगर कोई कंपाउंड में वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो H+ आयन देगा तो एसिड, OH- आयन देगा तो बेस। बट मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर ना तो H+ आयन देता है ना OH- आयन देता है, तो उस कंसिडरेशन में क्या होगा? फाइन, जैसे मैंने बोला अमोनिया को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो वो ऐसा नहीं करता है ना। या फिर और भी कोई कंपाउंड जैसे AlCl3, फाइन, उसको मैंने ले लिया, BF3 मैंने उसको लिया, AlCl3 को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो वो तो H+ आयन देगा ही नहीं। अगर वो H+ आयन नहीं देगा इसका मतलब वो एसिड नहीं है। समझ में आएगा? सिमिलरली में सेकंड देखो क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन, है ना, डज नॉट एक्सप्लेन द salts like AlCl3, BF3, है ना, does not explain the salts like AlCl3 and BF3 behaves as acids। ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, इसको आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, does not explain the acid and base behavior in gaseous phase। ओके, तो गैसियस फेज में, जैसे गैसियस फेज में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, उस केसेस में गैसियस फेज में अगर कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करेगा। इसको एक्सप्लेन आर्हेनियस थ्योरी नहीं करती है। फाइन, और लास्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर लिख रही हूँ लास्ट में फोर्थ लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर, दैट कि ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्साइड्स such as calcium oxide, sodium oxide, है ना, cannot be explained, है ना, oxides such as calcium oxide, sodium oxide behaves as base, cannot be explained by आर्हेनियस थ्योरी। ओके, तो आर्हेनियस थ्योरी जो था वो बहुत सारी जो कंपाउंड्स थे वो एक सिर्फ लिमिटेड कंपाउंड्स पर ही क्या था, एप्लीकेबल था। बहुत सारे जो कंपाउंड्स है लाइक ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में नहीं बता पा रहा था कि वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। AlCl3, BF3 लुईस एसिड्स हैं, उनके बारे में नहीं बता पा रहा था। जो सॉल्ट्स थे इस तरीके के, उनके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि why they behaves as a acids and why oxides behaves as a base। ठीक है, तो इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो these are the some limitations of आर्हेनियस थ्योरी। नाउ जैसे कि ना हमने आज आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी, उसने स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताया, हमने स्ट्रेंथ की डेफिनेशंस पढ़ी, कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, ये सब हमने आज पढ़ा। उसके बाद में हमने लिमिटेशंस पढ़ी। तो आज हमने आर्हेनियस एसिड और बेस की जो फर्स्ट थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।